Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's start our chapter number 7, that is functions. We already did up to chapter 6. बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हमने देखे थे, एग्जाम्पल किए थे और आज हम करते हैं इस चैप्टर में समझते हैं फंक्शन के बारे में कि फंक्शन क्या है। कई बार क्या होता है सेम कोड हमें दूसरे प्रोग्राम में भी नीड हो या उसी प्रोग्राम में हमें किसी अदर पेज पर उसकी रिक्वायरमेंट हो जाए सेम कोड की, तो उस कोड को लिखने की बजाय हम चाहते हैं वहीं से उसको रीयूज़ कर लिया जाए। रीयूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें फंक्शन क्रिएट करने होंगे। यहाँ पे एग्जांपल दिखाया हुआ है, जैसे कि कंपनी ने टेंट क्रिएट किया और यूजर टेंट जो भी परचेज करेगा उसको रिक्वायरमेंट देनी होगी, टेंट की हाइट, रेडियस, स्लांट हाइट, ये सब इनपुट कराएंगे यूजर से। देन एरिया कैलकुलेट होगा कैनवस का, देन कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी और उसके बाद टैक्स कैलकुलेट होके और नेट प्राइस निकाला जाएगा। तो इसके लिए कोड लिखा हुआ है, ये देखिए। इससे बेनिफिट क्या होगा फंक्शन से? फंक्शन का बेनिफिट ये होगा, जैसे जैसे देखो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट बढ़ने से प्रोग्राम भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है। बट अगर हम फंक्शन क्रिएट कर लेंगे तो हम उसी को रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार वही सेम कोड लिखने की हमें नीड नहीं होगी। इससे हमारा प्रोग्राम जो होगा वो सिंपल दिखेगा। ये देखिए फर्स्ट प्रोग्राम इस चैप्टर में गिवन है, इसका जो कोड लिखा गया है, सबसे पहले ये मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा यूजर के सामने दैट यू हैव टू एंटर वैल्यूज फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट। जो भी सिलेंड्रिकल पार्ट है टेंट का, उसके लिए वैल्यू एंटर करो, उसकी हाइट एंटर करो, उसका रेडियस एंटर करो, उसकी लेंथ, सॉरी उसकी कैनोनिकल जो हाइट है वो इंसर्ट कराई है किसमें, एल के अंदर। सो ये तीनों वेरिएबल में वैल्यूज एंटर कराएंगे हम यूजर से। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैनोनिकल पार्ट पाई आर एच जो भी है वो हम लगाएंगे और उसके बाद 2 पाई आर एच ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। जो आप मैथमेटिक्स में फॉर्मूले यूज करते हो वही सेम फॉर्मूले यूज होते हैं। उसके बाद दोनों सरफेस एरिया को हमने ऐड किया, टोटल सरफेस एरिया हमारा निकल गया। उसके बाद हमने कॉस्ट कैलकुलेट की, यूनिट प्राइस एंटर कराएंगे कितना यूनिट प्राइस है, उसके बाद यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल जो एरिया आया था उससे, उसके बाद डिस्प्ले करा दिया एंड उसके बाद टैक्स कैलकुलेट किया है, यहाँ पर 18% टैक्स कैलकुलेट किया है तो 0.18 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। उसके बाद टैक्स को ऐड कर दिया टोटल कॉस्ट में और नेट प्राइस निकल गया, नेट प्राइस को डिस्प्ले कर दिया। अनदर अप्रोच टू सोल्व द एबो प्रॉब्लम, इसी सेम प्रॉब्लम को अगर हमें सोल्व करना हो, उसकी दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी? दूसरी अप्रोच ये हो सकती थी कि हम इस कोड को ब्रेक डाउन कर लें ब्लॉक्स में। कर्व सरफेस एरिया के लिए अलग ब्लॉक बना लें हम, सिलेंड्रिकल एरिया कैलकुलेट करने के लिए अलग ब्लॉक बना लिए। देखिए देखिए ये ब्लॉक सिलेंड्रिकल एरिया को कैलकुलेट करने के लिए और फिर ये कर्व सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए और लास्ट में टैक्स प्राइस और नेट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। तो 3 ब्लॉक हमने बना लिए। ये अप्रोच इजी है और रीयूजेबल भी है क्योंकि फ्यूचर में अगर हमें फिर से किसी पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं उस केस में। The process of dividing the computer program into separate independent blocks of code or separate subprograms with different names and specific functionality is known as modular programming। उसी को क्या बोला जाता है? modular programming बोला जाता है क्योंकि हम इसके मॉड्यूल्स बना देंगे। ब्लॉक्स को आप मॉड्यूल भी बोल सकते हो, इसलिए modular programming बोला गया है इसको। Now we will learn about benefits of this approach। इस अप्रोच के बेनिफिट क्या है? ऑलरेडी एज आई टोल्ड यू रीयूज हम कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी है इसमें। सो अब हम डिटेल में समझते हैं फंक्शन है क्या और कैसे हमारी हेल्प करता है। ये हमने देखी, एक सिंपल प्रोग्राम देखा जिसमें क्या थी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थी। वहाँ पर हमने कोई भी फंक्शन क्रिएट नहीं किया था तो कितना कॉम्प्लेक्स वो प्रोग्राम लग रहा था और उसको हम रीयूज भी नहीं कर पा रहे थे। इन प्रोग्रामिंग द यूज ऑफ फंक्शन इज वन ऑफ द मीन्स टू अचीव मॉड्युलरिटी एंड रीयूजेबिलिटी। फंक्शन का सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो क्या है? रीयूजेबिलिटी है इसमें और मॉड्युलरिटी को अचीव करवाता है। इसमें मॉड्यूल्स हम क्रिएट कर सकते हैं, मॉड्युलरिटी अचीव होगी। फंक्शंस कैन बी डिफाइंड एज अ नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। फंक्शन को हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क, जो एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करती है जब भी इसको इन्वोक किया जाता है। इन्वोक यानी कि जब भी इसको कॉल किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द प्रोग्राम विदाउट राइटिंग ऑल द कोड्स ऑफ दैट फंक्शन एवरी टाइम। हर बार हमें वो सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जब भी उस कोड की नीड हो वी कैन कॉल दैट फंक्शन। जैसे ही आप जहां जहां कॉल करोगे वो कोड अपने आप वहां रिप्लेस हो जाएगा जब भी इंटरप्रेटर उसको रन करेगा। कोड ऑफ दैट फंक्शन बाय सिंपली राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन पासिंग द आर्गुमेंट। सिंपली हम कॉल कर सकते हैं उस फंक्शन का नाम, लिखो जहां पे जिस फंक्शन में वो कोड आपने दिया है, देन आर्गुमेंट पास कर दो जो भी आपको इनपुट वहां पर करानी है। द प्रोग्रामर कैन डिफाइन एज मैनी फंक्शन एज डिजायर्ड व्हाइल राइटिंग द कोड। कितने भी हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं
यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक फंक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं या दो. एनी नंबर ऑफ फंक्शन यू कैन क्रिएट. वन मोर प्रोग्राम इज गिवन. Second program of this chapter is program to calculate the payable amount for the tenant using user defined function. Now जो ऊपर प्रोग्राम हमने क्रिएट किया था, वी हैव टू कन्वर्ट दैट प्रोग्राम इनटू मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. मॉड्यूल्स हम क्रिएट करेंगे, ब्लॉक्स क्रिएट करेंगे, दैट इज फंक्शन हम क्रिएट करेंगे. तो सबसे पहले ये कमेंट्स लगी हुई हैं हैश कीवर्ड से, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम. उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एक्चुअल, DEF डेफ. और डेफ से आप क्या क्रिएट करते हैं, फंक्शन. ये सिंटैक्स है फंक्शन का कि हम क्या लिखेंगे, डेफ कीवर्ड लिखेंगे, देन हम फंक्शन नेम देंगे और उसके बाद ब्रैकेट में हम आर्ग्यूमेंट्स देंगे. आर्ग्यूमेंट्स या फिर आप बोल सकते हो इसको पैरामीटर, पैरामीटर पास करेंगे. तो यहाँ पर देखिए पहला फंक्शन जो बनाया है उसका क्या नाम है, CYL. सिलेंड्रिकल के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म यूज कर ली CYL. तो जब भी हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा तो हमें जस्ट इसका नाम लिखना है CYL और H और R यहाँ पर दिया है तो हमें H और R की वैल्यू पास करनी है. लेट्स से मैंने 13 और 6 पास किया. तो जैसे ही आप इसको कॉल करते हैं ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा इसका जो भी एरिया है. तो यहाँ पर देखिए ये डिफाइन किया गया DEF सिलेंडर नाम का फंक्शन, H और R इसमें आर्ग्यूमेंट पास किए गए. इसकी जो इंस्ट्रक्शन है, पहली इंस्ट्रक्शन वही है. फंक्शन नेम के बाद आपको कोलन लगाना है. उसके बाद जो इसमें इंस्ट्रक्शन आप लिखोगे, यू हैव टू गिव इंडेंटेशन, प्रॉपर इंडेंटेशन आपको यूज करना है. ये देखिए ये जो स्पेस हमने यूज किया है फ्रंट में, दिस स्पेस इज नोन एज इंडेंटेशन. तो अगर हमें फंक्शन के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखनी है देन गिव सम इंडेंटेशन, आफ्टर दैट यू कैन राइट एनी इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एरिया CYL. एक वेरिएबल हमने लिया जिसमें एरिया को हम स्टोर करेंगे. फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पर 2πRH, एरिया कैलकुलेट हो जाएगा. एरिया कैलकुलेट होने के बाद ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल में एरिया आ जाएगा. डिस्प्ले कैसे करना है, डिस्प्ले हमने किया नहीं है, हमने डायरेक्टली रिटर्न किया है एरिया को. जहां भी इसको कॉल किया जाएगा वहीं पे ये रिटर्न हो जाएगी वैल्यू, इसकी जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी. उसके बाद सेकंड फंक्शन बनाया कॉन नाम का, CON कॉन, और इसमें L और R को पास किया गया. तो कैनोनिकल पार्ट का एरिया निकालने के लिए फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया फिर से और रिटर्न कर दी वैल्यू. फिर टैक्स और नेट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमने अप्लाई किए फॉर्मूले और रिटर्न कर दी वैल्यू. यहाँ पर फिर क्या किया हमने, एक प्रिंट स्टेटमेंट दी, एज इट इज मैसेज डिस्प्ले होगा एंटर वैल्यूज ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द टेंट. वैल्यूज हम लेंगे यूजर से, H R और L की वैल्यू हम इनपुट कराएंगे यूजर से. उसके बाद हमने कॉल किया किसको, हमने कॉल किया कौन को और सिलेंड्रिकल, जो भी दोनों कर्व सरफेस एरिया है उसके लिए जो हमने फंक्शन बनाए हैं ऊपर, उन दोनों को कॉल किया. उसके बाद हम नेट प्राइस के लिए किसको कॉल करेंगे, नेट प्राइस के लिए हम क्या फंक्शन बनाया था हमने, नेट प्राइस के लिए, नेट प्राइस के लिए हमने फंक्शन बनाया था पोस्ट टैक्स प्राइस. पोस्ट टैक्स प्राइस को हम कॉल करेंगे. फिर उसके बाद यूनिट प्राइस की वैल्यू लेंगे यूजर से, यूनिट प्राइस यानी कि सिंगल यूनिट का प्राइस. और उसके बाद यूनिट प्राइस को कैनवस एरिया से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी. फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट होने के बाद हम किसको कॉल करेंगे, फिर कॉल करेंगे पोस्ट टैक्स प्राइस फंक्शन को और उसके अंदर क्या पास कर देंगे, जो टोटल कॉस्ट हमारी आई है. तो ये यूज था. If we compare both these program, it is evident that program 7.2 looks more organized and easier to read. तो आप समझ ही पा रहे होंगे इन दोनों फंक्शन में मोर रीडेबल ये दिख रहा है. हर एक पार्ट के लिए ऐसा लग रहा है हमने ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए हैं. फर्स्ट ब्लॉक इज सिलेंड्रिकल, सेकंड ब्लॉक इज कॉन, थर्ड ब्लॉक इज पोस्ट टैक्स प्राइस. आप और भी क्रिएट कर सकते हैं फंक्शंस अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर ये रीडेबल ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू एबव प्रोग्राम, ऑर्गेनाइज्ड एंड इजियर टू रीड है. What are the advantages of function? तो ये देखकर आपको समझ आ ही रहा होगा क्या एडवांटेजेस है फंक्शन की. Suppose in further company decide to design another type of tent. अगर हमें इसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं, लेट्स से कंपनी क्या करती है, इस टेंट की शेप को थोड़ा सा चेंज करती है. जो सिलेंड्रिकल पार्ट था हमारा उसको वो चेंज कर रही है, किसमें, सिलेंड्रिकल पार्ट को वो ट्रायंगल में चेंज कर रही है और ऊपर का सेम वही रहेगा, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर में चेंज कर रही है. बेस जो है रेक्टेंगुलर बेस में चेंज हो रहा है और बाकी ऊपर का सेम रहा है. तो टेंट की शेप ऐसे चेंज करना चाह रहे हैं वो. तो उसमें क्या होगा, ऊपर का जो फंक्शन हमने बनाया था वो सेम हम कॉल कर लेंगे और नीचे का फंक्शन हम क्रिएट कर लेंगे, बस हो गया. सो रीयूजेबल हो गया इसमें. Thus, following are the advantages of using function. Increase readability, readability को increase करता है ये. Reduce code length को भी reduce करता है because same code हमें बार बार लिखने की requirement नहीं होती है. Increase reusability, reusable होगा code. And work can be easily divided among team members. हम काम को divide कर सकते हैं team members में. And completed in parallel, और parallelly हमारा क्या होगा, काम complete होगा. एरिया क्या हो रहा है, सिलेंड्रिकल पार्ट का भी एरिया कैलकुलेट हो रहा है, कैनोनिकल पार्ट का भी एरिया कैलकुलेट हो रहा है, साथ में टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट हो रही है. तो ये सारे काम क्या चलेंगे, पैरेलली चलेंगे.
अब हम समझते हैं कितने टाइप्स के फंक्शंस हैं। कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन क्या होंगे? जो बने बनाए आते हैं, जो हमने कुछ फंक्शन किए भी थे। जैसे हमें टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने सम फंक्शन का यूज किया था, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमने मिन फंक्शन का यूज किया था। ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें बने बनाए मिलते हैं। वी नीड नॉट टू क्रिएट दोज फंक्शन अगेन, वो ऑलरेडी पाइथन में बने बनाए आते हैं, जस्ट वी हैव टू कॉल दैम। हम उनको कॉल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। बट यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या है? यूजर डिफाइंड फंक्शन हमें क्रिएट करने होते हैं, हमें उसकी इंस्ट्रक्शन लिखनी होती है। जैसे कि अभी हमने जो फंक्शन लिखे थे वो भी हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है। हमने डिफाइन किया है क्या फॉर्मूला लगाना है, क्या कैलकुलेट होगा। इन पाइथन अंडर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वी कैन डायरेक्टली कॉल दिस फंक्शन इन आवर प्रोग्राम। जो ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन है वो कहाँ पर स्टोर होते हैं? जो बने बनाए हमारे पाइथन के प्रोग्राम है वो हमारे सेव होते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और वी कैन डायरेक्टली कॉल these functions in our program without defining them. However, in addition to the standard library function, we can define our own function, as I told you. Such functions are called user-defined function. We can create user-defined function by following this syntax जो हमने अभी यूज किया था प्रोग्राम में, वही सेम सिंटैक्स हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। वी हैव टू राइट डेफ कीवर्ड आफ्टर दैट फंक्शन नेम, और उसके बाद पैरामीटर्स, और इसके बाद कोलन। कोलन के बाद नेक्स्ट लाइन में हम इंडेंटेशन देंगे। इंडेंटेशन देने के बाद इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और ये इसका प्रॉपर फॉर्मेट है। इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है ये जो पैरामीटर हैं, पैरामीटर आपके ऑप्शनल हैं, आप दे भी सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं। पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। और फंक्शन हेडर इसको बोला जाता है, इस पूरी लाइन को फंक्शन हेडर बोलेंगे हम। एंड दिस इज आवर फंक्शन बॉडी, इसको हम फंक्शन बॉडी बोलेंगे। ये फंक्शन हेडर के अंदर ही इंक्लूड होती हैं। और फंक्शन हेडर ऑलवेज एंड्स विद अ कोलन। जो हमारा फंक्शन हेडर है ये किससे एंड होगा? ये कोलन से एंड होगा। ये देखिए। अब थर्ड प्रोग्राम हम देखते हैं। राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। वी हैव टू क्रिएट वन यूजर डिफाइंड फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स। सो व्हाट सिंटैक्स वी हैव टू फॉलो? जो हमने अभी किया था वही सिंटैक्स हम फॉलो करेंगे। डेफ कीवर्ड हमने लिखा, फिर फंक्शन का नाम लिखा, उसके बाद हमने कोलन दिया। पैरामीटर यहाँ पर कुछ नहीं दिए हैं, तो एज आई टोल्ड यू आप दे भी सकते हैं, और अगर आपको लगता है नहीं देने तो आप नहीं भी दे सकते। उसके बाद हमने इसके अंदर ही आने के बाद यूजर से इनपुट मांगा। एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, उसके बाद सम कैलकुलेट किया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का, और सम में क्या आ गया है? सम को डिस्प्ले कर दिया लास्ट में। तो ये हो गया सम। अब उसके बाद हमने क्या किया? देखिए, एड नम यहाँ पर एक लिखा गया है। एड नम क्या है? फंक्शन का नाम है। यहाँ पर हमने कोई डेफ कीवर्ड यूज नहीं किया। डेफ कीवर्ड अगर आपने यूज नहीं किया है, दिस इज कॉलिंग ऑफ दैट फंक्शन। कॉलिंग करते टाइम हमें कोई डेफ कीवर्ड ऐड करने की नीड नहीं होती है, जस्ट वी कैन मेंशन फंक्शन नेम। तो ये कॉलिंग का सिंटैक्स है। फंक्शन नेम दे सकते हो आप, साथ में पैरामीटर पास कर सकते हो। यहाँ पर हमने डेफिनेशन में ही कोई पैरामीटर पास नहीं किया था, तो यहाँ भी हमें पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज रिलेटेड विद फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन से रिलेटेड है। अगर वहाँ पैरामीटर आपने दिए हैं, देन ओनली यू हैव टू गिव पैरामीटर। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फंक्शन एड नम, अगर हमें एड नम को एग्जीक्यूट करना है, वी नीड टू कॉल इट, हमें उसको कॉल करना ही होगा। द फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम बाय राइटिंग फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एज शोन इन द लास्ट लाइन। यहाँ पर हमने दो यूजर से नंबर इनपुट कराए, 5 और 6 उसने एंटर किया, और सम कैलकुलेट हो गया 11। तो ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। हमने एक बार ही कॉल किया था, तो एक बार ही इसने इनपुट मांगी और डिस्प्ले किया। यू कैन कॉल मेनी टाइम्स अ सिंगल फंक्शन। अब हम समझते हैं ये जो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स है ये फंक्शन में जो हम पास करा रहे थे, ये है क्या? In the above example, the numbers were accepted from the user within the function itself, but it is also possible for a user-defined function to receive values at the time of being called. An argument is a value passed to the function during the function call. जो argument है वो हम function call के time पर भी pass करा सकते हैं, which is received in the corresponding parameter defined in function header. जो function header हमने define किया था वहाँ पर receive कर ली जाएंगी। फिर एक प्रोग्राम गिवन है, इसमें हमने क्या किया है? इसमें हमने कॉलिंग के टाइम पर ही वैल्यू पास कर दी है। ये देखिए, यहाँ पर हमने फंक्शन हेडर फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन की डिफाइन दी। तो सबसे पहली लाइन क्या होती है? फंक्शन हेडर। डेफ कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा और पैरामीटर दिए और कोलन लगाया। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेशन छोड़ी हुई है ये सारी, और इससे क्या पता चलता है? ये सारी इंस्ट्रक्शन फंक्शन के अंदर ही है। सबसे पहले सम की वैल्यू को 0 किया। देन फॉर आई इन रेंज, जब तक आई रेंज में है तब तक हम क्या करेंगे? इस लूप को चलाएंगे। 1 से लेके n तक ये लूप इटरेट करेगा। इसमें क्या करना है? हमें हर बार सम में आई को ऐड करना है। इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट नहीं दिया है, तो हर बार 1 से इंक्रीमेंट होगी आई की वैल्यू, और ऐड होती चली जाएगी किसमें? सम में, और सम को डिस्प्ले कर दिया। फिर
अब हमने क्या किया है, प्रोग्राम में ही इनपुट कराई हमने किसमें, n में वैल्यू। उसके बाद हमने सम स्क्वायर को कॉल किया है, नम नाम का पैरामीटर यहाँ पे पास किया, पैरामीटर बनाया है, और इस पैरामीटर को कहाँ पास किया है, सम स्क्वायर में। यहाँ से ये कॉल करेगा और इसमें पास हो जाएगी, नम की वैल्यू n में पास हो जाएगी। तो नम और n की वैल्यू सेम नंबर को ही क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे शो भी किया हुआ है, नम और n सेम नंबर को पॉइंट कर रहे हैं। बोथ आर्गुमेंट पैरामीटर रेफर्स टू द सेम वैल्यू। आर्गुमेंट और पैरामीटर से आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ these two. Since the function is called, the control is transferred to execute the function. जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, जो हमारा कंट्रोल होता है प्रोग्राम का, वो कहाँ ट्रांसफर होता है, उसकी डिफाइन पर, उसकी डेफिनेशन जो हमने दी हुई है उसको एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद एक और प्रोग्राम का एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है, जो भी हम वैल्यू देंगे, लेट्स से यहाँ पर एक फंक्शन बनाया हुआ है इंक्रीमेंट वैल्यू, और नम पास किया गया है। यहाँ जब हमने कॉल किया, देखिए कॉल कहाँ किया, नंबर यहाँ दिया, उसके बाद आईडी ब्रैकेट नंबर, आईडी डिस्प्ले कराने के लिए ही तो हमने कॉल किया है यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू और ब्रैकेट में नंबर। यहाँ जैसे ही ये कॉल होगा, इसके पास जाएगा, ये कंट्रोल यहाँ ट्रांसफर होगा और इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे नम और नंबर की आईडी क्या होगी, सेम होगी एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। कॉलिंग के टाइम, कॉल करते टाइम इन दोनों की आईडी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इनमें सेम नंबर है। नंबर अगर सेम है तो इनकी आईडी भी सेम ही होगी। अब देखिए अंदर जाने के बाद हमने क्या किया है, आईडी को डिस्प्ले किया, नम की, दोनों की, नंबर की आईडी तो हमने पहले ही कॉल करने से पहले डिस्प्ले करा ली थी, फिर उसके बाद नम की आईडी भी हमने डिस्प्ले कराई, दोनों की आईडी सेम आएगी। बट उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया है 5 से, नम की वैल्यू को जो हमने यहाँ पे दी हुई है, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया 5 से, और फिर उसके बाद उसकी आईडी डिस्प्ले कराओगे तो ये आईडी डिफरेंट आएगी, क्योंकि नंबर चेंज हो गया है, 5 से इंक्रीमेंट होने के बाद नंबर चेंज हो गया, इसलिए आईडी अब डिफरेंट हो गई। देखिए एग्जांपल में भी दिखा हुआ है, जब वैल्यू स्टार्टिंग में 8 हमने दी तो दोनों की आईडी सेम थी, बट जब उसको 5 से इंक्रीमेंट कर दिया गया तो नम की वैल्यू क्या हो गई है, 13, और उसकी आईडी क्या होगी, चेंज हो गई। एक और प्रोग्राम दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन mymin टू कैलकुलेट द min ऑफ फ्लोटिंग वैल्यूज स्टोर्ड इन अ लिस्ट। लिस्ट में हमें नंबर्स को स्टोर करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी min वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका प्रोग्राम आप देख लीजिए, क्या किया हुआ है, फंक्शन क्रिएट किया mymin और यहाँ पे लिस्ट पास की है, mymin फंक्शन का नाम है, और उसके बाद इसके अंदर हमने क्या किया, टोटल और काउंट की वैल्यूज पहले 0 कर दी। उसके बाद हर बार हम क्या कर रहे हैं, टोटल की वैल्यू में आई को ऐड कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा रहे हैं। काउंट किस लिए ले रहे हैं हम, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैलकुलेट करने के लिए, कि लिस्ट में कितने नंबर्स हैं वो काउंट करने के लिए, और उन नंबर्स को ऐड कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टोटल प्लस आई कर रहे हैं, हर बार उस नंबर को ऐड कर रहे हैं। फॉर्मूला यही होता है कि सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। हमने किया टोटल डिवाइड बाय काउंट और मीन को डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पर फिर क्या किया है, ये फंक्शन से बाहर है, ये एक लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट में हमने ये नंबर्स दिए जिनका हमें मीन कैलकुलेट करना है, और इस लिस्ट को हमने फंक्शन के अंदर पास कर दिया, कॉल किया, ये फंक्शन कॉलिंग हुई, कॉलिंग होते ही ये डिफाइन पर जाएगा और ये पूरा मीन कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। 7th प्रोग्राम दिया है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन कैलकुलेट एंड डिस्प्ले फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए फंक्शन बनाया गया। सेम फंक्शन हमने जो बिना सेम प्रोग्राम जो हमने बिना फंक्शन के बनाए थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फैक्टोरियल का हमने किया था, अब हमने फंक्शन के साथ ये बनाया है, ये आप देख लीजिए, ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ आपको। उसके बाद स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर, अगर हम पैरामीटर में स्ट्रिंग को पास करें, इन प्रोग्राम 7.5 to 7.7 द आर्गुमेंट पास्ड आर द न्यूमेरिक टाइप ओनली। जितने भी हमने पास किए हैं अभी तक नंबर्स ही पास किए हैं, बट इन केस इफ आई वांट टू पास स्ट्रिंग टाइप डेटा दैट इज इन अल्फाबेट्स फॉर्म, एक प्रोग्राम गिवन है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट एक्सेप्ट द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एज आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास करानी है, एंड देन वी वांट टू कंकैटिनेट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड प्रिंट फुल नेम। सो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम, सबसे पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट नेम एंटर कराया यूजर से, देन स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है। देखिए सबसे पहले हमने फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन के अंदर ही हमने फर्स्ट और लास्ट को पास किया है। सो डिफाइन फुल नेम फर्स्ट कॉमा लास्ट, फुल नेम इक्वल्स टू फर्स्ट, फिर एक स्ट्रिंग हमने ऐड की इसमें, प्लस जो ऑपरेटर होता है वो कनकैटिनेट करने के लिए यूज किया जाता है, जोड़ने के लिए दो स्ट्रिंग्स को। नंबर में अगर हम प्लस का यूज करें तो एडिशन के लिए यूज होता है, बट इन केस ऑफ स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग हैं तो वहां पर कनकैटिनेट हो जाएंगे, वो जुड़ जाएंगे। बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में हमने स्पेस को कनकैटिनेट किया। यहाँ 3 स्ट्रिंग कनकैटिनेट हुई है, फर्स्ट, स्पेस और लास्ट में हमने इसको फुल नेम को डिस्प्ले कर दिया है। फुल नेम को डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट की मदद से।
देन यहाँ पर इसके बाद हमने इनपुट कराया है फर्स्ट और लास्ट में, आप डिफरेंट नेम भी ले सकते हो, यहाँ पे एफ और एल भी ले सकते हो, और यहाँ पर एफ और एल को पास कर सकते हो, इसमें यहाँ पर सेम भी ले सकते हो आप, डिफरेंट भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स, दोनों ही वर्क करेंगे, कोई एरर नहीं आएगा। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है? पाइथन अलाउज असाइनिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू टू द पैरामीटर। हम एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं कि अगर बाई चांस यूजर जो है कॉलिंग के टाइम पर अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करता है तो क्या वैल्यू जाए, तो वहाँ पर हम हमारी क्या जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी जो हमने लगाई है। अब उसको कैसे हम असाइन कर सकते हैं, यहाँ पर एक 9th प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शनल नंबर एंड कॉल्स अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम एंटर कराएंगे, उसके बाद हम फंक्शन कॉल कराएंगे मिक्स फ्रैक्शन नाम का। व्हेन द फ्रैक्शन फॉर्म्ड इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इज 1। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो वहाँ उस केस में डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 1 हो जाए। द फंक्शन डिस्प्ले अ मिक्स्ड फ्रैक्शन ओनली इफ द फ्रैक्शन फॉर्म्ड बाय द पैरामीटर डज नॉट इवैल्यूएट टू अ होल नंबर। तो यहाँ पर फंक्शन बनाया मिक्स फ्रैक्शन नाम का, जिसमें नंबर पास किया और डिनो इक्वल्स टू 1। ये तरीका होता है क्या, डिफॉल्ट पैरामीटर देने का। आप यहाँ पर ही इक्वल टू लिख के और वहाँ वैल्यू असाइन कर दोगे। अगर ये वैल्यू नहीं आएगी तो यहाँ ऑटोमेटिकली अपने आप वैल्यू आ जाएगी डिनोमिनेटर की 1, यानी कि जब भी होल नंबर आप पास कर रहे हो तो उस केस में डिनोमिनेटर 1 होगा। इफ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो क्वोशिएंट इक्वल्स टू इंट नम डिवाइड बाय डिनो। क्वोशिएंट निकालेंगे और फिर मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करके प्रिंट करा देंगे। उसके बाद नम और डिनोमिनेटर में वैल्यू एंटर कराई यूजर से, यू एंटर्ड नम डिवाइड बाय डिनो, ये डिस्प्ले कर दिया हमने एज इट इज। और इफ नम ग्रेटर देन डिनो, अगर वो क्या है, फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर के लिए हम ये चेक करेंगे कि नंबर बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी कि नोमरेटर ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। उस केस में हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को कॉल करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन कॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसको डिवाइड करके उसी प्रॉपर फॉर्मेट में मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, लाइक दिस। एल्स प्रिंट इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, एल्स हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ देखिए हमने नोमरेटर की वैल्यू 17 एंटर की, डिनोमिनेटर की 2, 17 इज ग्रेटर देन 2। सो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन कॉल होने के बाद वो कैलकुलेट करके दे देगा, और ऐसे देखो मिक्स फ्रैक्शन में इसको प्रिंट कर दिया। कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको माइंड में रखने हैं अपने। अ फंक्शन आर्गुमेंट कैन आल्सो बी एन एक्सप्रेशन। जो आप आर्गुमेंट पास कर रहे हो वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है। आप नंबर में 5 से इंक्रीमेंट करके और डिनोमिनेटर में 5 से इंक्रीमेंट करके फिर पास करना चाहते हो, यू कैन डू दिस आल्सो। सेकंड थिंग, द पैरामीटर शुड बी इन द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ और आर्गुमेंट। आर्गुमेंट जैसे आपने डिफाइन किया है, तो पहले अगर डिफाइन और एस नाम का कोई फंक्शन बनाया, पहले आपने क्या दिया है, किसके लिए, रेडियस के लिए आर लिखा है और फिर सर्कमफ्रेंस हाइट के लिए एच बाद में लिखा है, तो आपको इसी ऑर्डर में पास करनी होंगी वैल्यूज, रेडियस पहले और हाइट बाद में। कॉलिंग के टाइम पर जब आप कॉल करोगे तो रेडियस मान लो 3.5 है और हाइट 6 है, तो इसी ऑर्डर में पास करोगे। आप ऐसे पास नहीं कर सकते 6 पहले और 3.5, फिर गलत रिजल्ट आएगा। तो आपको सेम ऑर्डर में ही पास करनी है कॉलिंग के टाइम पर। The default parameter must be the trailing parameter in the function header. That means if any parameter is having default value, then all the other parameter to its right must also have default values. For example, देखिए अब हम डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे असाइन कर सकते हैं। हम राइट साइड से असाइन करना स्टार्ट करते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर। राइट साइड से सारे फिल होने चाहिए, ये नहीं हम राइट में एक कर दिया फिर उसके बाद हमने नहीं दिया फिर हमने दे दिया, ऐसे नहीं हो सकता। ये तरीका सही है, ये भी ठीक है, आप सारे पैरामीटर भी डिफॉल्ट पास कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 कर दी, रेट की डिफॉल्ट वैल्यू दी ही नहीं और टाइम की दे दी। तो मैंने अभी क्या बताया था, राइट साइड से टाइम की वैल्यू की सबसे पहले, फिर रेट की नहीं दी, रेट की भी होनी चाहिए। अगर डिफॉल्ट पैरामीटर प्रिंसिपल हमारा 1000 दिया हुआ है, अगर हमें देना है तो इसके राइट साइड के रेट और टाइम ये दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक और कैलकुलेट इंटरेस्ट में रेट प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 दी और टाइम की 5, ये सही है। अब ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल के राइट साइड में टाइम ही है, सिर्फ टाइम है, इसकी वैल्यू दी हुई है डिफॉल्ट, और हमें यही कंडीशन फुलफिल करनी थी कि डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट बी द ट्रेलिंग पैरामीटर एंड डिफॉल्ट वैल्यू देन ऑल द पैरामीटर टू इट्स राइट मस्ट आल्सो हैव डिफॉल्ट वैल्यू, वो है ऑलरेडी, तो थर्ड वाला हमारा करेक्ट है। उसके बाद फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यू। फंक्शंस में और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू व्हेन कॉल्ड। जरूरी नहीं हर बार हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो रिटर्न करे वैल्यू। कुछ ऐसे केस भी हो सकते हैं जिसमें हम रिटर्न ना कराना चाहें, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप रिटर्न स्टेटमेंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। बट अ सिचुएशन में अराइज वेयर इन वी नीड टू सेंड वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन कॉलिंग फंक्शन, दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट। जहाँ पर हमें रिटर्न करनी है वहाँ हम क्या दे देंगे, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी किया भी है, ऊपर जो प्रोग्राम किए थे उनमें भी हमने रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया था। वहाँ हम एरिया जब कैलकुलेट कर रहे थे तो एरिया को हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे थे। रिटर्न कीवर्ड हम कहाँ देंगे, ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल में गिवन भी है। यहाँ पूरा कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट को क्या किया है, रिटर्न किया है। रिटर्न कीवर्ड हमें एज इट इज लिखना है और जिस वैल्यू को हमें रिटर्न कराना है उसका यहाँ पर नेम मेंशन कर देंगे।
ये वैल्यू रिटर्न कहाँ करेगी अब, जहाँ पर हमने कॉल किया है। तो यहाँ जब हम कॉल करेंगे, इसके लेफ्ट साइड में हम क्या देंगे, एक वेरिएबल देंगे जो इस वैल्यू को होल्ड करेगा। इस वैल्यू को जो रिटर्न होने वाली है, उस वो वैल्यू कहाँ रिटर्न होगी, वो आंसर में रिटर्न हो जाएगी, और फिर हम आंसर को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्डर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ कंट्रोल भी हमने पूरा चैप्टर ये किया था, चैप्टर नंबर 6। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ आएगा फ्लो ऑफ कंट्रोल है क्या और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। इट कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड, कि किस ऑर्डर में हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, वो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहलाता है। जैसे ही कॉलिंग आई, कॉलिंग स्टेटमेंट आई, तो वो कहाँ जाता है, डिफाइन पे जाता है। तो ये क्या है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। एग्जीक्यूशन होते टाइम हमारा कंट्रोल, सो जो हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो चेंज हो रहा है किसके बेस पर, स्टेटमेंट के बेस पर, कि स्टेटमेंट क्या गिवन है। सबसे पहले हम मोस्टली वैसे डिफाइन देते हैं, डिफाइन किया फंक्शन का नेम, उसके बाद पैरामीटर, फंक्शन का नेम मान लो ऐसा है और यहाँ पर पैरामीटर हमने पास किए, फिर उसकी इंस्ट्रक्शन होती है, फिर कुछ प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन होती है। बट जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, क्या फर्स्ट स्टेटमेंट डिफाइन देखते ही उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है? नहीं, बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती है। सिर्फ उसने ये चेक किया है कि डिफाइन नाम का एक मतलब इस नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। बट बॉडी एग्जीक्यूट कब होगी, जब उसका उसकी कॉलिंग स्टेटमेंट आएगी, उसी टाइम पर ये एग्जीक्यूट होगी। कॉलिंग के टाइम पर, कॉलिंग मान लो हमने यहाँ पर दी, सो जो हमारा कंट्रोल है वो स्टेटमेंट के बेस पर जंप करता है। यहाँ पर प्रोग्राम का एक एग्जांपल भी दिया है, एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन 7.5 यानी कि इस फिगर में दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले फंक्शन हेडर, फंक्शन को डिफाइन किया गया बट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद फंक्शन कॉल किया गया, फंक्शन कॉल हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ, सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट हुई, देन सेकंड ये, और उसके बाद थर्ड ये एग्जीक्यूट हुई, फोर्थ इसके बाद ये एग्जीक्यूट होगी, फिर प्रिंट थैंक्स, देन डिफाइन रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल एरिया, फंक्शन हेडर, फोर्थ ये, फिफ्थ रिटर्न, रिटर्न किया है एल इन टू बी। ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी फिफ्थ पे, और फिर सॉरी ये अलग प्रोग्राम है। इसमें क्या हुआ है, सेकंड में सबसे पहले डिफाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये डिफाइन बॉडी है, यहाँ पर कॉलिंग के टाइम पर ही एग्जीक्यूट होती है। तो एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, एल और बी की वैल्यू इनपुट कराई, उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या दी हुई है, एरिया, यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया तो बॉडी पे जाएगा, बॉडी फिर एग्जीक्यूट होगी फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर वापस कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ था उसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट एरिया, प्रिंट को कॉल किया है, सॉरी प्रिंट किया है एरिया, और उसके बाद थैंक्स प्रिंट कर देंगे। एरिया यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस होगी इसकी। तो इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो करता है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। उसके बाद ट्रैफिक लाइट का एक प्रोग्राम हमें लिखना है। द प्रोग्राम शुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये उसकी क्या दी हुई है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि स्टॉप योर लाइफ इज द प्रीसियस इफ द वैल्यू रिटर्न बाय द लाइट इज जीरो। अगर लाइट की वैल्यू जीरो है तो इस तरीके से ये मैसेज डिस्प्ले होके आए, लाइट की वैल्यू 1 है, 1 रिटर्न करे, प्लीज वेट, ये अगर लिखा हुआ है तो ये रिक्वायरमेंट है, आप देख लीजिए, ये प्रोग्राम है पूरा। उसके बाद स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।